वी को प्रेम नमन। जय गुरु जी जय निरतश्री। गुरु जी के चरणों में वंदन। और आज की क्लास को शुरू करते हुए इससे पहले गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, वो हमें समझ में आ जाए, उसको हम पहचान पाए, किस पेशेंट में क्या लक्षण दिखते हैं, पता कैसे चले कि थायरॉयडिज्म एल्कली बढ़ने से हुआ है, एल्कली के सिम्टम्स हैं, या वो ऑटोइम्यून है, या कोई वहाँ पे सिस्ट है, कोई नोड्यूल्स है, क्या है वहाँ पर। तो आज हम इसको जानेंगे कि हम पेशेंट को कैसे डिफरेंशिएट कर पाए एक बार। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो ये नहीं बोलता कि मेरे को हाइपर थायराइडिज्म है, मेरे को इसी का ट्रीटमेंट चाहिए। वो ये बोलेगा कि मेरे को तो कमर का दर्द है, मेरा कमर दर्द ठीक करो आप। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना कभी भी कि वो क्या बोलता है, उसकी कंप्लेंट्स अपनी अलग है, वो हमें नोट करनी है। लेकिन उसके साथ साथ उसको क्या समस्याएं हैं और क्या सिम्टम दिखे तो हम पहचान पाए कि ये दिक्कत ऑटो इम्यून की है, और या फिर अगर हाइपर थायराइड है तो क्या वो ऑटो इम्यून है या नहीं है। उसके पास कोई ऐसी फाइंडिंग है कि नहीं, इसमें पता चले कि ये चीज ऑटो इम्यून ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाइपर थायराइडिज्म तो देखते हैं, लेकिन कई पेशेंट्स में या तो वो नोड्यूल्स होते हैं, मैलिग्नेंसी होती है नोड्यूल्स में, या फिर उनको ऑटोम्यून होता है, उनका थर्मस हाइपर होता है, या फिर कई बार पिट्यूटरी में दिक्कत होती है। ऐसे बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। तो इन्हीं कारणों को हम जानेंगे गुरु जी के आशीर्वाद से। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी जय निरंतर जी। उससे पहले गुरु जी के लिए दो शब्द, दो लाइनें कि आपकी शरण में मैं हूँ, सदगुरु चाहे दिन हो या रात हो, बंद करूं जब जब आंखें आप अपनी और मेरी बात हो। आपकी शरण में मैं हूँ, सदगुरु चाहे दिन हो या रात, बंद करूं जब जब आंखें आपकी और मेरी बात हो। जब जब मैं अपनी आंखें बंद करूं आपको याद करूं, तो आपकी और मेरी बात हो, हमारा कनेक्शन बन पाए, ऐसी हमारी मंगल में प्रार्थना है कि आपका और मेरा ही नहीं बल्कि हम सबका कनेक्शन आपसे हमेशा बना रहे। जब भी हम आपको याद करें तो आपके प्रेजेंस को हम फील करें। जय गुरु जी जय निरंतर। तो जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, कि जब थायराइड कम काम करेगा तो क्या दिक्कत होती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर थायराइड ज्यादा काम करे तो क्या दिक्कत हो सकती है। थायराइड को कौन कौन ऐसा ऑर्गन है या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं हाइपर एक्टिविटी के लिए। तो जैसा हमने देखा हर बार कि थायराइड ग्लैंड डिपेंडेंट है आपका पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी से पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम आगे थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 रिलीज कराने के लिए उकसाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि थायराइड में या तो इन्फ्लेमेशन होती है, या कोई नोड्यूल्स होते हैं, सेल्स की ओवरग्रोथ होती है, मेलिग्नेंसी होती है। मेलिग्नेंसी नहीं भी होती तो भी वहां पर ओवरग्रोथ होती है, कोई सिस्ट हो जाता है, इसके कारण थायराइड कई बार हाइपर एक्टिव होता है, वो ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 को रिलीज करना शुरू कर देता है। इसी तरह कई बार क्या होता है, पिट्यूटरी भी हाइपर होने के चांसेस बहुत रेयर केसेस में होते हैं, हर किसी में नहीं होता ऐसा कि सब में हम बोलें कि पिट्यूटरी में दिक्कत होगी। लेकिन कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपर होता है, या फिर वहां पे कोई अनवांटेड ग्रोथ हो जाए तो भी पिट्यूटरी हद से ज्यादा, यानी कि नॉर्मल रेंज से ज्यादा TSH रिलीज करेगा, जिससे वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तुम T3 T4 को रिलीज करते रहो। इसीलिए हम देखेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है। Hypothyroidism is a condition in which the thyroid gland located at the front of your neck, यानी कि नेक के सामने यहाँ पर वो होता है सिचुएटेड है, becomes overactive and produces too much of the thyroid hormones, यानी कि triiodothyronine T3 and thyroxine T4. These hormones are crucial for regulating the metabolism, which include processes like how the body uses energy, maintains body temperature, and controls the heart. इसका मतलब क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे गले में सामने यहाँ पर स्थित होता है, और जब कभी ये T3 और T4 की मात्रा हद से ज्यादा हो जाए, यानी हद का मतलब लिमिट से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ जाए, तो उसको हम कहेंगे हाइपर थायरॉइडिज्म। और हाइपर थायरॉइडिज्म में क्या होगा, T3 और T4 की मात्रा हमें शुद्ध से ज्यादा बड़ी मिलेगी। और लेकिन हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या था, उसमें उसका वाइस वर्सा था, सिमल्टेनियस। इसका कार्य क्या है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना। इसमें आता है बॉडी अपनी एनर्जी को कैसे यूज करेगी, बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, जैसा हमने पहले भी देखा कि आपका विड्रोल ट्रीटमेंट में गुरुजी ने दिया वहाँ पे थायराइड का, ये हम थायराइड को कपकपी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में बंदे को ठंड लगती है, पंखे की हवा में भी ठंड लगेगी, उसको हद से ज्यादा ठंड लगेगी, सेंसिटिविटी बढ़ती है सर्दी के प्रति। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में उल्टा है, यहाँ पर गर्मी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ेगी उसकी।
और उसका हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों हमेशा बढ़े हुए ही मिलेंगे। इसलिए गुरुजी ने हमेशा बोला है कि हार्ट के पेशेंट को थायराइड ज्यादा नहीं देना, क्योंकि थायराइड देने से हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और पेशेंट को भी देखना है। कई बार पेशेंट को दिक्कत है या नहीं है, देखिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कई बार पेशेंट में हम देख सकते हैं इसको क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे शुरुआत हुई। इन सब जब देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इसको कहीं ना कहीं से तो ऐसी कोई दिक्कत हुई थी। कई बार लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद भी ये दिक्कत हो जाती है, ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि हाइपर थायरॉइडिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके सिम्टम्स हालांकि बहुत सारे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म हाइपो जिसको होता है, उसका वेट बहुत भारी हो जाता है, फैट डिपोजिशन बहुत बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म में उसका बिल्कुल उल्टा होगा कि इसमें पेशेंट की जो भूख है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। और वो खाना खाएगा लेकिन इसको इतना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी खाना खाने में भी। और उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा, इसलिए उसका वेट बढ़ता जाएगा, बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा। रैपिड हार्ट बीट टैकीकार्डिया, इसमें उसकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहेगी। मतलब नहीं, अगर किसी की लिमिट 70 है, 80 है, 90 है, उससे ज्यादा उसकी बढ़ी रहेगी। हम देखेंगे तो उसकी हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, बेचैन रहेगा। इसलिए उसको नर्वसनेस की दिक्कत होती है, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी इसमें बहुत कॉमन देखने को मिलेगी हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट में, जो कि बहुत पतला दिखेगा। ट्रेमर्स यानी कि हाथों का कांपना ऐसे ऐसे। हालांकि ट्रेमर्स कई बीमारियों में हो सकते हैं, चाहे ब्रेन की कोई दिक्कत हो, डोपामिन की कमी यानी कि पार्किंसन हो, लेकिन ट्रेमर्स यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें हर एक सिम्टम का, हर एक फाइंडिंग को ध्यान से देखना चाहिए कि हाइपरथायरॉइडिज्म है कि या कुछ और है। इसके बाद है स्वेटिंग यानी कि पसीना ज्यादा आना। फिर आता है हीट इंटॉलरेंस यानी कि गर्मी का सहन ना होना। हाइपो में था कि सर्दी सहन नहीं होती थी, और इसमें है कि गर्दी गर्मी सहन नहीं होती। फिर कई जगह लिखा है यहाँ पे कि इसमें डायरिया भी होता है, लूज मोशन लगते हैं इसमें, आपकी जो मोटिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। फिर फैटीग और मसल वीकनेस, क्योंकि इसमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है थायराइड की, कि वहाँ मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है। तो जो चीज सही जानी थी वो गड़बड़ा रखी है, इसलिए पूरे टाइम उसको फटीग रहेगा। गोइटर यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाना, तो उसके यहाँ पे सूजन रहेगी बहुत बड़ी। हालांकि इसमें कई बार होता है कि दर्द नहीं भी होगा, लेकिन कई लोगों में दर्द होता भी है वहाँ पर दबाने में। तो उसमें देखेंगे कि इसमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। फिर उनको मंथली साइकिल में दिक्कत आएगी। जैसे गुरुजी ने बोला था कि इलकली बढ़ने पर या तो स्कैंटी होगा या फिर बहुत लेट होगा। हेयर थिनिंग, बाल आपके कम हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, दिक्कत आएगी बालों में। ये थायराइड की दिक्कतों में होता है, चाहे हाइपो हो या हाइपर हो। फिर आता है कि हेल्दी पर्सन देखेगा ऐसा, जैसे हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हेल्दी नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का ऐसा सिंपल है। लेकिन अगर हाइपर थायराइडिज्म होगा, उसमें एक सिम्टम ऐसा आता है, अगर ऑटोइम्यून की तरफ जा रहा है, बल्जिंग ऑफ आईज, उसकी आंखें बाहर की तरफ दिखेंगी। जैसा हमने ग्रुप में डाला था अभी, इसलिए दिखाने के लिए डाला था। एक एक्सेप्ट वैसा तो नहीं मिलेगा किसी नॉर्मल पर्सन में, लेकिन आंखें किस तरह की हो सकती हैं, उसकी आंखें बाहर की तरफ होती हैं, और उसका जो गोइटर होता है वहां पे एनलार्जमेंट होता है, सूजन आ रखी होती है। हालांकि दर्द हो भी सकता है, दर्द नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं। दर्द होने में, ना होने में, आई में बल्जिंग आने हाँ। में, सब में फर्क होता है। तो इन सब चीजों को आप देखेंगे तो पता लगेगा ऑटोमेन है कि नहीं है। फिर देखें हाइपरथायरॉइडिज्म में वही आएगा आपका डिप्रेशन, इंसोम्निया, बाल जल्दी टूटना, हेयर लॉस होना, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होना, सूजन आ जाना, वेट लॉस होना, बहुत ज्यादा भूख लगना, डायरिया, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहना हमेशा, मसल में क्रैम्प्स आना। क्रैम्प्स आना ये समझने के लिए बात नहीं है कि सबको ही होगा, वो इसमें भी होता है, ये सिम्टम है उसका सिर्फ एक। कहीं हम कहें कि इसको भी क्रैम्प आते हैं, इसकी भी हार्ट बीट तेज है, तो कहीं इसका भी तो नहीं हाइपरथायराइडिज्म और उसका। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। एक ही बीमारी में, एक ही समस्या में सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। फिर स्किन कलर लोग के हाथ भी गर्म होते हैं, पसीना बहुत आता है, हाथ के जो नाखून होते हैं वो टूटे फूटे होंगे, हाथों में शिकन होंगी, ये ट्रेमर्स होंगे। लेकिन इससे वही बात कि एक ही सिम्टम बहुत अलग अलग समस्याओं में आता है। तो हमें सिम्टम को देखना है और उसकी समस्या को और उसकी हिस्ट्री को देखना है कि क्या ये सिम्टम इससे से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगला आता है इसके कॉजेज क्या क्या हैं। अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म का एक मतलब सिर्फ इतना ये है कि उसका T3 और T4 लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रोडक्शन होने की वजह क्या हो सकती है, वो अपने आप तो करेगा नहीं ऐसा, कोई तो वजह होगी, ऐसी कोई तो समस्या होगी उसको। इसलिए उसने इतना T3 और T4 का प्रोडक्शन हाइपर कर दिया इतना। हाइपरथायरॉइडिज्म occurs when the thyroid gland produces and releases more thyroid hormones T3 and T4 than the body needs। यानी कि
शरीर को जितनी जरूरत थी उससे हद से ज्यादा वो रिलीज करने लगा हुआ है। और उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है सबसे कॉमन जो देखा था लोगों में ऑटोइम्यूनिटी में, ग्रेव्स डिजीज। ये सबसे कॉमन है हाइपरथायरॉइडिज्म का कॉज। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही थायराइड ग्लैंड पर अटैक करने लगता है, जिससे थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म। इट इज एन autoimmune disorder in which the immune system mistakenly attacks the thyroid gland leading to its overactivity, यानी कि हद से ज्यादा वो काम करने लग जाता है। कॉज क्या होता है? द बॉडी प्रोड्यूसेस एन एंटीबॉडी कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। कई बार जिन लोगों को हाइपर थायरॉइडिज्म होता है, इनके टेस्ट रिकॉर्ड में हमें ये TSI मिलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, जिसको देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको हाइपर थायरॉइडिज्म है या उसकी तरफ ही जा रहा है। विच मिमिक्स द एक्शन ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉज द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन। इसमें क्या हो रहा है? एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी उसी रिसेप्टर पर जाके काम कर रहा है जिस रिसेप्टर को TSH छेड़ता जाके, कि TSH जहाँ काम करेगा TSI भी वहीं काम कर रही है। इसलिए आपका थायराइड ग्लैंड बार बार T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और व्यक्ति को T3 और T4 की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, हद से ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जब भी रिपोर्ट में दिखे TSI तो समझने का कि इसको ऑटोइम्यूनिटी है। हम इसको वो पॉइंट्स नहीं देंगे जो इसकी ओवर हाइपर इम्यूनिटी को बढ़ा दे। इसमें सिम्टम क्या क्या है? बल्जिंग ऑफ आईज और आईलिड्स रिट्रैक्ट, यानी कि अगर सिंपल आंखें ऐसी हैं तो उसकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, इस तरह से बहुत गिरी हुई हो जाएंगी आंखें। जो स्किन के नीचे का ही हिस्सा ही बहुत ज्यादा लटक जाएगा, ऐसे उसकी आंखें हो जाएंगी बल्जी आंखें, यानी कि आंखें बाहर की तरफ आ जाएंगी। लिटरली वो बाहर की तरफ आ रखी होती हैं क्योंकि पीछे सूजन भी होती है। वो कई जगह पता है कि वहाँ फ्लूइड जमा हो जाता है। फ्लूइड को हटाने के लिए, कुछ करने के लिए कभी हम थाइमस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं, वरना उसको दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी। थायराइड नोड्यूल्स, ये आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है लोगों में। Overactive thyroid nodules, also known as toxic nodular goiter or multinodular goiter, are the lumps in the thyroid gland that becomes autonomous and produce thyroid hormones independently of TSH regulation. Cause these nodules can overproduce thyroid hormones leading to hyperthyroidism. The exact reason why these nodules become overactive is not well understood, but may be related to mutations in thyroid cells. इसमें दो शब्द नहीं मिलेंगे आपको। एक तो म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जैसा सेल पहले था वो उससे बिल्कुल अलग तरीके से सामने आके दिखेगा आपको। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिखता इंसान जैसा, फिर उसमें कुछ म्यूटेशन आई, जैसा कई जगह देखेंगे कि लोगों में म्यूटेशन इस तरह की आती है, शायद देखा हो या नहीं देखा हो आपने, कि लोगों के हाथ पैर एक और पे हाथ निकल जाता है, किसी लोगों के पैर एक और निकल जाते हैं। इसी तरह से म्यूटेशन होती है। बहुत सारे टीवी सीरियल्स या फिर हॉलीवुड की मूवी में देखेंगे आपकी म्यूटेशंस होती हैं। व्यक्ति जैसा पहले था उसके जीन में म्यूटेशन होने के कारण वो बाद में किसी और तरह से काम करने लगता है। थायराइड नोड्यूल्स क्या होता है? छोटी छोटी गांठें होती हैं आपके थायराइड पर, जो कि TSH रिलीज करती है बिना TSH के कारण, TSH के एक्शन के। यानी कि ये है तो गांठें छोटी छोटी, ये चाहे मेलिग्नेंसी इनकी जीरो हो, इनकी ग्रोथ आगे ना हो, लेकिन फिर भी ये TSH के काम के बिना T3 और T4 का प्रोडक्शन करती रहती है। हालांकि इसमें हमारा ट्रीटमेंट फिर भी सिंपल है, ये आपका 2.6 कार्य करता है इसमें। लेकिन इसका रीजन अभी भी नहीं पता किसी को कि ये क्यों हो रही है ऐसी। तो ये भी एक, हालांकि मेलिग्नेंसी इनकी नहीं है लेकिन फिर भी ये डेंजर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कि हम नोड्यूल्स हैं। इसलिए क्या पेशेंट आके दिखाएगा, वहां लिखा होगा थायराइड नोड्यूल्स या नोडुलर गाइटर गोइटर, तो हमें समझना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड पर छोटी छोटी गांठें हैं, गांठें की वजह से वो हाइपर एक्टिविटी में आ गया है। अगला आता है थायरोइडाइटिस। जहां पर आइटिस दिख गया हमें पता है कि वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी। Thyroiditis refers to the inflammation of thyroid gland, which can cause the thyroid to leak excess hormones into the bloodstream, leading to temporary hyperthyroidism. यानी कि क्या बता रहे हैं कि थायराइड आइटिस का मतलब है कि इंफ्लेमेशन है वहां पर, जिसके कारण थायराइड हद से ज्यादा एक्सेस हार्मोन रिलीज करने लगता है ब्लड में, जिसके कारण टेम्पररी यानी कि कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति आ जाती है। और इसमें भी इन्होंने 3 तरीके बता रखे हैं, हालांकि इनकी जरूरत कम पड़ती है लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए, कई बार रिपोर्ट में लिखा दिख जाता है हमें। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सब एक्यूट थायरोइडाइटिस ऑफन फॉलोज एज, कोई इन्फेक्शन हो गया वायरल, उसकी वजह से कोई थायराइड में दिक्कत आ गई हो। पोस्टमार्टम यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जब चाइल्ड बर्थ होता है उस समय भी ऑटोइम्यून चेंजेस आ सकते हैं। साइलेंट थायरोइडाइटिस,
यानी कि पेनलेस। इसमें व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि मेरे को दिक्कत है भी नहीं। वो तो बोलेगा मैं ठीक हूँ, लेकिन बड़े समय बाद जब दिक्कत बढ़ेगी उसको, तब जाके वो टेस्ट कराएगा, उसको पता लगेगा कि मेरे को तो इन्फ्लेमेशन है, थायराइटिस है, साइलेंट है ये बिल्कुल। इसलिए हर चीज को हम हमें तो पहचान होनी चाहिए कि इसको ये सिम्टम आ रहे हैं इस समय के बाद, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। तो हमें अवॉइड करना है कि ऐसी स्थिति में हम थायराइड पॉइंट ना दें ऐसे लोगों को। तो लेकिन ऐसे स्थिति में हमारा पहले ये जानना जरूरी है कि उसको हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि हिस्ट्री भी यहाँ बहुत सारी हो सकती है। वायरल हिस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हम फिर भी हिम्मत नहीं दे सकते क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, पोस्टमार्टम है, तो वहां पर हमारा ट्रीटमेंट अलग बनेगा। और साइलेंट थायराइडिस है, तो वहां फिर हमारा ट्रीटमेंट अलग बनेगा। और ऑटोम्यून होगा, तो फिर तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर का हो जाना। लेकिन ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। रेयरली अ बेनिन ट्यूमर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड कैन कॉज द पिट्यूटरी टू secrete excess TSH which overstimulate the thyroid gland, cause this tumor known as TSH secreting adenoma disrupts the normal feedback loop between the thyroid and pituitary gland। ये एक बड़ी रेयर बीमारी है। बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां पे कोई ट्यूमर हो गया। अगर ट्यूमर होगा वहां पर, पिट्यूटरी ग्लैंड हद से ज्यादा यानी कि एक्सेस सिक्रेशन होगा TSH का, जिसके कारण वो ओवर स्टिमुलेशन में जाएगा थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड और पिट्यूटरी के बीच में जो फीडबैक सिस्टम है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरे को अब इतना नहीं चाहिए, या फिर अब इसको हद से हमने दे रखा है था TSH, तो आगे और नहीं देंगे, तो वो फीडबैक सिस्टम ब्रेक हो जाता है। जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज होता रहेगा और थायराइड भी आगे T3 T4 रिलीज करता रहेगा। इसके बाद आएगा एक्सेसिव थायराइड हार्मोन इनटेक। अब कई लोगों को दिक्कत होती है हाइपोथायराइडिज्म की, लेकिन वो फिर सिंथेटिक दवाइयां लेते हैं जैसे लाइवोथायरोक्सिन। इसके कारण उनको हाइपोथायराइडिज्म से हाइपर की तरफ जाने लगते हैं वो लोग। इसके कारण उनका वेट लॉस होने लगता है, मतलब मोटे से बिल्कुल पतले हो जाते हैं वो। लेकिन ये तब होगा जब बहुत ज्यादा दवाई लेगा कोई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार लेने से इसको हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं दवाइयों के भी। हमें पेशेंट से यही भी पूछना चाहिए कि आपने कोई दवाई तो नहीं खाई कहीं, दवाई खाने के बाद ही दिक्कत हुई है। तो ये सब चीजें पता लेंगी, तब हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन सब चीजों को जानना, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, केस टेकिंग जरूरी है। अगर केस टेकिंग हमारी ठीक होगी, तो हमारा ट्रीटमेंट भी ठीक जाएगा। और ट्रीटमेंट ठीक होगा तो पेशेंट को इतनी जल्दी रिलीफ आएगा। रिलीफ आएगा तो आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए एक नया फ्रेश बनता जाएगा। इतना ही हमारा छोटा ट्रीटमेंट में बड़ा रिजल्ट आता जाएगा अगर हमारा कोर्स पता चल जाए तो। उसके बाद तक कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। एक तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हार्ट बीट बहुत रैपिडली काम कर रही है उस समय। हाइपरथायराइडिज्म कैन लीड टू सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग आर्टरी फिब्रिलेशन, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कि हार्ट इतना तेज बीट करेगा और इतना वो डगमगा जाएगा कि हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड hyperthyroidism can lead to osteoporosis as excessive thyroid hormone can interfere with body's ability to incorporate calcium into the bone। थायराइड स्टोन यानी कि इसका मतलब है कि हद से ज्यादा TSH जब आता जाएगा, तो वो हार्ट रेट भी लाएगा, फीवर भी आ सकता है लोगों को। इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी को थायराइड ग्लैंड में इंफ्लेमेशन है या फिर ऑटोम्यून है, फीवर भी आते हैं ऐसे लोगों को। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन, a doctor may detect sign like rapid heartbeat, tremor and enlarged aortic gland। इसमें तीन सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, बेचैनी होगी, और उसको हाथ में कपकपी होगी, हाथ कांप रहे होंगे उसकी। और दूसरा है हम सूजन होना। सूजन जब देखेंगे तो हमें पता होना, समझ आना चाहिए कि दिक्कत थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड भी हो सकती है। तो वहां पे हमें थायराइड पॉइंट को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। फिर आता है ब्लड टेस्ट आते हैं, TSH T3 T4 को देखने के लिए। इसमें सबसे खतरनाक ये आता है भी रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। ये एक बड़ा ही खतरनाक आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई पेशेंट जो हमने देखे हैं अभी, यहाँ पे भी देख रहे हैं कई पेशेंट जिनको आयोडीन थेरेपी के बाद भी बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई। तो हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए पेशेंट के लिए कि कम से कम कोई थेरेपी ना हो ऐसी रेडियो एक्टिव जिसमें उसको दिक्कत बढ़ जाए। और कई पेशेंट हमारे पास आते भी हैं ऐसे जिन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी ले रखी है और उसके बाद उनको ये समस्याएं आने लग गई हैं, जो कि बहुत ही सीवियर होती है, बहुत ज्यादा सीवियर। उनको उठना भी मुश्किल हो जाता है अपने बेड से। फिर थायराइड स्कैनिंग भी हो सकती है यहाँ की, हालांकि MRI CT स्कैन में भी पता चलता है इन चीजों का, या CT स्कैन से भी। तो ये देखना चाहिए कि पेशेंट कहाँ से क्या क्या करके आ रहा है, क्या ट्रीटमेंट लेकर भी आ रहा है। अगर ये पता होगा तो उसकी जो सीवियरिटी है, इतना पता लगे कि ये दिक्कत दवाइयों से हुई है या दिक्कत सही में थायराइड की ही दिक्कत है।
फिर आगे आता है, अब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हो सकता है उसके पास कोई रिपोर्ट ना हो या कोई स्पेसिफिक टेस्ट ना करवा रखा हो सकता है उसने टीएसएच ना जांच करवा रखा हो, उसके टी3 ना उसने देखा हो, वो वैसे ही हमारे पास आ गया कि ये दिक्कत हो रही है मेरे को। तो अब हमें कैसे पता लगे कि ये ऑटो इम्यून है? हर पेशेंट को तो पता नहीं होता कि मेरे को ऑटो इम्यून दिक्कत है। ये तो हम उसको बताते हैं कि तुम्हारे पास ये दिक्कत है। पेशेंट में ऐसा क्या देखें कि जिससे हमें हम समझ आए कि ये ऑटो इम्यून है या नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि हमें देखें कि उसको वो सही में ऑटो इम्यून दिक्कत है भी या नहीं है। अगर है तो हमें उस समय क्या करना है? Difference between autoimmune and non-autoimmune patient mainly in thyroid hyperthyroidism। जिन लोगों को ऑटोम्यून हाइपरथायराइडिज्म होगा, ऐसे लोगों की आंखें उभरी हुई होंगी, यानी कि आंखें अगर नॉर्मल है आपकी या हमारी, तो उनकी आंखें जो होंगी वो बाहर आ रखी होंगी, उभरी हुई होंगी, नॉर्मल से काफी बाहर होंगी वो। लेकिन जिसे ऑटोइम्यून नहीं है हुआ, उस इंसान की आंखें नॉर्मल नजर आएंगी। ऑटोइम्यून में गांठें कम दिखाई देती हैं, यानी कि यहाँ पे गांठ कम होगी कोई ऑटोइम्यून में, इसको ऑटोइम्यूनिटी होगी सही में। लेकिन जिसे ऑटोइम्यून नहीं होगा उसमें गांठें भी हो सकती है यहाँ पर। और साथ ही ऐसे पेशेंट को अगर थायराइड के आसपास हाथ लगाएंगे तो उसको दर्द भी होगा। लेकिन ऑटोइम्यून वाले को गांठें कम देखने को मिलती हैं यहाँ पे, अभी होती ही नहीं है। लेकिन उसकी आंखें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि शायद ये ऑटोइम्यून का पेशेंट है। फिर देखेंगे, इसको कहते हैं इसको कहते हैं एक्सोथैल्मोस। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्सोथैल्मोस। इसमें नॉर्मल आंखें होती हैं ऐसी, इस लाइन से अंदर की तरफ, इसको कहते हैं प्रोक्टोसिस। इसमें आंखें अपने लेवल से थोड़ी सी बाहर दिखाई देती हैं। और इसका कारण होता है कि आंखों के पीछे इन्फ्लेमेशन होना या फिर आंखों के पीछे फ्लूइड का जम जाना, जिसके कारण आंखें अपनी जगह से थोड़ी सी आगे आ जाती हैं। और फिर आता है हाइपरथायरॉइडिज्म। गुरु जी ने क्या बताया हमारे को, जब रक्त में T3 T4 की मात्रा लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरथायरॉइडिज्म कहते हैं। ये हॉर्मोन्स बढ़ने के कारण टीएसएच की मात्रा बहुत ही कम होगी। हाइपरथायरॉइडिज्म का दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो तो गले में सूजन होगा यानी गोइटर होगा। ये निम्न कारणों से हो सकता है। पहला, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होना। आयोडीन की कमी, ये उन प्रदेशों में होता है जो समुद्र या नदी में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होते हैं। भारत में शायद ऐसा कोई ही जगह होगी जहाँ थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत आ जाए, फिर आयोडीन की कमी हो जाए। थायराइड में ट्यूमर का होना, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण, थायराइड में इन्फ्लेमेशन जैसे थायराइटिस होना, थायराइड ग्लैंड हाइपर हो या हाइपो हो, दोनों में ही गोइटर हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म में कुछ लोगों की आंखें ऊपरी हुई यानी कि बाहर निकली हुई दिखेंगी हमारे को, जिसे एक्सो एक्स ऑफ्थेल्मोस कहते हैं। एक्सोफ्थेल्मोस, जिसके कारण उनके ऊपर कई लक्षण दिखेंगे, जैसे बीमारी का होना, जिसे सबसे कॉमन है, कि ऑटोमेटिज्म डिसऑर्डर माना जाता है। ये तो चित्र में दिखाया गया है कि गोइटर में भी एक्सोथेल्मोस होता है। इसे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। इसमें हाइपरथायराइडिज्म के अन्य मुख्य लक्षण, हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड बहुत अधिक कार्य करता है। इसमें आता है लूज मोशन, पल्स रेट हाई होना, हार्ट रेट हाई होना, वजन का कम होना, बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ापन आना, नर्वसनेस होना, नींद नहीं आना, हाथ पैर या शरीर हमेशा गर्म रहना। इसलिए कहते हैं कि जब रात का टाइम रात के समय में हमें फोर्थ सैलड नहीं देना चाहिए। विपिन जी ने कई बार बताया लोगों को कि रात का टाइम है, सोने का टाइम है, तो फोर्थ सैलड मत दो, हो सकता है उनकी नींद में कमी आ जाए। ये बात ये भी नोट करके रखिए आप कि शाम के समय या रात के समय जरूरत नहीं है तो थायराइड को एक्टिवेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार होता है लोगों की नींद में कमी आ जाती है। हाथ पैर या शरीर हमेशा गर्म रहना, शरीर का तापमान नॉर्मल से अधिक होना, डीएमआर यानी कि चयापचय की गति अत्यधिक ज्यादा होना, मेंसेस में कम दिनों के लिए होना या फिर बहुत कम खराब होना, भेड़िया जैसी भूख पर भी बहुत दुबला पतला रहना। भूख तो बहुत लग रही, खा भी लिया, लेकिन वो जा कहाँ पे रहा है पता नहीं चल रहा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि उसका बॉडी में खाना लग ही नहीं रहा है। जैसे अभी देखा कि लूज मोशन भी लगे हैं उसको, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी आएगी। साथ जो बात है ऐसी, तो इन चीजों का देखेंगे तो पता लगेगा कि हाइपरथायराइडिज्म की ही दिक्कत है और लक्षण उससे मेल खाते हैं। फिर हाइपरथायराइडिज्म, इसमें रोगी पतला ऐसा रहता है, खाता बहुत ज्यादा है, उससे भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। इसे खा तो इससे खास तौर पर लूज मोशन होते हैं, यानी कि जो मोशन होता है वो मध्य होती है। इसमें गुरुजी ने जो ट्रीटमेंट बताया है वो 2.6 आपका एल्क्री ट्रीटमेंट और यूडीएफ। लेकिन जो हम आजकल देख रहे हैं लोगों में कि ऑटोइम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है लोगों में, तो हमारा ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म का एक बड़ा कारण है ऑटोइम्यून कंडीशंस। तो ऐसे में हमें थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ, आर्मपिट जैसे पॉइंट बिल्कुल ब्लॉक रखने हैं। ये जब
सब जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि हमने क्यों जाना है, इतना कहानी राम कहानी क्यों जानी है हमने, कि क्योंकि कई बार पेशेंट हमारे पास सिर्फ आएगा कमर घुटना दर्द लेके कि हमें तो कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, गर्दन का दर्द है, और उसका सारा ध्यान घुटने के दर्द की तरफ होगा। ऐसे में हमें उसके सभी सिम्टम, पास्ट हिस्ट्री और अन्य हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देना है। अगर मान लो कोई पेशेंट ऐसा आ भी गया जिसको, मान लो थायराइड में नोड्यूल्स हैं, कोई अनवांटेड ग्रोथ हो रही है थायराइड में, और हम उसको फिर थायराइड दिए जाएं, सिम्टम भी दिख रहे हैं कि यहाँ ये तो थायराइड हाइपर वाला सिम्टम है, फिर हम देंगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी उसकी, क्योंकि पेशेंट को सिर्फ दर्द का पता होता है कि ये दर्द यहाँ पर है, ये दर्द कम होना चाहिए। लेकिन हमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम दिखे तो उस पर हमें गौर करना चाहिए, काम करना चाहिए कि दर्द के अलावा भी और सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं। वो सिम्टम्स को एनालाइज करना जरूरी है हमारे लिए, कि कहीं उसको ठीक होने की जगह दिक्कत बढ़ ना जाए। अब आता है कि हम इसमें कौन से फॉर्मूला दें, क्या ट्रीटमेंट दें अगर पेशेंट ऐसा आ भी जाए हमारे पास। तो पहले तो बात थी कि डायग्नोस कैसे करना है उसको, हमारा मेन ध्यान क्या रहता है, डायग्नोस ठीक होना, कि अगर पेशेंट सही से डायग्नोस हो गया तो उसकी आधी बीमारी वहीं पे ठीक हो जाती है। इसको करने के लिए पहले हमारा सबसे बेसिक जो है, पेट का ठीक करना। जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसमें स्प्लिन पॉइंट को ब्लॉक रखना है, ताकि अगर ऑटोइम्यून समस्या भी हो तो दिक्कत बढ़े ना, नहीं भी हो चाहे हो भी तो भी हमने आजकल स्प्लिन सब जगह ब्लॉक रखा हुआ है, ताकि गलती से भी ना किसी पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाए। आपका न्यूट्रल है, माइल्ड न्यूट्रल है, नॉर्मल है, फास्ट है, नॉर्मल जो भी देंगे उसमें स्प्लिन ब्लॉक रखेंगे। अगर इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है उसको, तो थाइमस को सप्रेस करने के लिए एडीआर देंगे। अगर लेफ्ट ओवरी में पेन दिखे या लेफ्ट ओवरी के टो फिंगर में पेन दिखे तो उसको हम उकसाएंगे, लेफ्ट ओवरी देंगे, छह टो फिंगर लेफ्ट ओवरी, वन पॉइंट लेफ्ट ओवरी। अगर कैंसर टेंडेंसी है, सिस्ट है या फिर नोड्यूल भी है, कई लोगों को सिस्ट भी होती है, वो आपका 2.6 वन पारा है, वन पॉइंट लीवर है, गैस ओनली है, गैस सही है, इतना देने से भी उसकी सिस्ट हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, अनवांटेड ग्रोथ हो, तो समय के साथ साथ कंडीशन को देखते हुए मेल्ट हो जाएगी। और सभी केसेस में थायराइड प्लांट ब्लॉक रखेंगे, क्योंकि अगर कोई ग्लैंड पहले से ही इतना ओवर एक्टिव है तो हम उसे ज्यादा उकसाएंगे नहीं। और इसी हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए 2.6 शुगर बीपी है तो उचित ट्रीटमेंट या पार्कोड देंगे। जैसे भी इसको समस्या और साथ साथ होंगी तो वो पॉइंट हम ब्लॉक रखेंगे या फिर देंगे। साथ ही अगर इसको एल्कली की दिक्कत सही में हो कि दिखे कि नहीं हाइपर एक्टिविटी नहीं है, ये एल्कली बढ़ने से दिक्कत आई है, हालांकि मेडिकल साइंस इन चीजों को कम मानती है कि एल्कली बढ़ने से भी कोई ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया कि इससे भी ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो सकता है। तो अगर उसको एल्कली ही बढ़ी हुई है तो वहां पर पहले हम गैस ओनली का दर्द देखेंगे, फिर उसके आगे एल्कली ट्रीटमेंट देंगे। तो ये ट्रीटमेंट हमारे पास हैं छोटे छोटे, लेकिन मुख्य बात हमने किस पे गौर किया, आज सिर्फ डायग्नोसिस पे। अगर डायग्नोसिस में पता चल जाए कि उसको यही दिक्कत है तो हमारा ट्रीटमेंट कोई बदलेगा नहीं, कोई नया ट्रीटमेंट नहीं बनाएंगे हम कि बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ में नहीं होगा। लेकिन हमारा डायग्नोस परफेक्ट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज ऑटो इम्यून है, क्योंकि लोगों को आजकल समस्याएं ऐसी बढ़ती जा रही है जिसमें उनको खुद को नहीं पता कि ये ऑटो इम्यूनिटी दिक्कत है। जिससे डायबिटीज का लोगों को नहीं पता कि ये ऑटो इम्यूनिटी की दिक्कत है, लेकिन हम मुझे ने जब बताया कि ये ऑटो इम्यूनिटी है, या फिर अगर कोई कंडीशन में नहीं भी है हम फिर भी ध्यान रखते हैं वहां पर। तो ऐसे ही थायराइड अगर हाइपर पता चले तो हमें वहां ध्यान रखना है कि हमें ये पॉइंट ब्लॉक रखना है, ये देना है और इस चीज को ठीक करना है। और मेन चीज है उसका लाइफ स्टाइल सुधारना, उसने क्या दिक्कत की दिनचर्या में ऐसी जिससे उसको ये दिक्कत आई। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम आगे क्लास में इसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। और गुरु जी के लिए दो वचन। दुनिया जहां से रिश्ता यूं तो है गहरा, लेकिन जीना सीखा मैंने जब से आप साथ हो। दुनिया से तो कब से हम मिले हुए थे, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से मैंने जीना सीखा, जीवन को जिया है मैंने। पहले तो हम जीवन को कैसे काट रहे थे, कैसे चल रहा जीवन, लेकिन अब आपके साथ होने से जीवन हम जी रहे हैं, लोगों को भी जीना सिखा रहे हैं। ऐसे ही हम सबसे करेंगे कि सभी लोग अपने पास जो जो है सबके साथ बांटी, जितना हम बांटेंगे उतना प्रेम बढ़ता है, उतना ज्ञान बढ़ता है। इसी के साथ जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, एंजल्स का धन्यवाद, यूनिवर्स का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।